Hello everyone. So today we'll discuss jurisdiction under CPC part second and provision relating to transfer. तो हमने पिछले वाले वीडियो में तीन तरह के जुरिडिक्शन देखे थे, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। अब उनके रिगार्ड में प्रोविजंस क्या है आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है जो कि कैपिटल के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। सेक्शन 15 कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राइड। जो भी लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा हमेशा सूट उसमें फाइल करेंगे, ठीक है। और अगर सपोज नहीं करते हैं और डिक्री ऐसी कोर्ट के द्वारा आ जाती है जिसके पास पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो बेसिकली अगर वो मेरिट ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं करता है, जस्टिस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक इरेगुलरिटी है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, जो कि सेक्शन 99 सीपीसी में कवर्ड है, ठीक है। और डिग्री जो पास की ऐसी कोर्ट ने, वो आउटराइटली नल एंड वॉइड नहीं हो जाती है। दे आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच इज टू बी सेटिस्फाइड टू रेज एन ऑब्जेक्शन इन रिगार्ड टू द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। अब पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ प्लेंट के बेसिस पे किसी भी कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिडिक्शन डिसाइड होता है। जब भी हम प्लेन ड्राफ्ट करते हैं तो एक वैल्यूएशन के रिगार्ड में एक पैरा उसमें ऐड करते हैं। वो पैरा इसीलिए होता है कि कोर्ट का जुरिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यूएशन है या नहीं, और कौन सी कोर्ट में वो फॉल करता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्या पेक्यूनरी जुरिडिक्शन किस तरीके से बनाया हुआ है। तो 2 लाख तक की पावर दे रखी है कोर्ट ऑफ सिविल जज को, 5 लाख तक की पावर दे रखी है सीनियर सिविल जज को, और 5 लाख से ऊपर तक की पावर दे रखी है डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी डिसाइड होता है, प्लेस ऑफ सूट भी से कहते हैं। तो सेक्शन 16 सेक्शन 16 टू 20 टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स हैं जो कि किस कोर्ट में फॉल करेंगे वो बता रखे हैं। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप कहाँ जाएंगे, कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग के केस में कहाँ जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कहाँ जाएंगे, और अदर प्रॉपर्टी अदर मैटर्स के केस में कौन से कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है तो सूट फाइल होता है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ठीक है। जब कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग की या फिर अदर मैटर की बात आती है तो वो डिसाइड होता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट डिसाइड करते हैं, हम आगे देखेंगे। तो सेक्शन 16 टू 18 इन डिटेल बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सेक्शन 16 में 6 ग्राउंड है और बता रखा है कि इन 6 ग्राउंड में सूट फाइल होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। 6 ग्राउंड क्या क्या है। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कर मांग रहे हैं, पार्टीशन मांग रहे हैं, फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन मांग रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अटैच्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इन 6 केस में सूट फाइल होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। लेकिन जब हम ये मांगते हैं कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड में दो ग्राउंड दे रखे हैं जुरिडिक्शन के। या तो आप कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ पे, या फिर आप कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, या पर्सनली वर्क गेन करता है। सिर्फ इस केस में ये बता रखा है, बाकी सभी केसेस पे सूट फाइल होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। सेक्शन 17 ये कहता है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ सिचुएट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। सपोज एक प्रॉपर्टी है और वो 2 कोर्ट के जुरिडिक्शन में फॉल कर रही है, तो कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। तो 17 कहता है कि किसी भी एक कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 18 कहता है कि अगर ये अनसर्टेन है कि किस कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, अगर वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन में, तो इस वाले केस में कोर्ट ने बोला, यहाँ जो सेक्शन 18 है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है, कोई भी कोर्ट, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट,
ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कोर्ट है तो कोई भी उनमें से एक कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि यस देयर इज अ ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, तो एक रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट को इस रिगार्ड में कि भाई अनसर्टेनिटी है कि वो किस कोर्ट के जुरिडिक्शन में फॉल होगा। लेकिन कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन कर लेगी उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद और फिर डिस्पोज ऑफ कर देगी उस सूट को। ठीक है, लेकिन जो भी कोर्ट ऐसे मैटर को लेती है जब अनसर्टेनिटी हो, तो जो भी कोर्ट उसे एंटरटेन कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ सूट। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सपोज ये रिकॉर्ड नहीं करती है कोर्ट, कोर्ट ने अनसर्टेनिटी के रिगार्ड में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो ऑब्जेक्शन एज टू नो jurisdiction कैन ओनली बी रेज्ड इन appellate and revisional court when there is uncertainty as to jurisdiction at the time of institution of suit and there has been a consequent failure of justice। तभी आप इस ऑब्जेक्शन को कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, तो रिविजनल और अपीलेट कोर्ट में तभी रेज किया जा सकता है जब अनसर्टेनिटी थी जुरिडिक्शन की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब आपने सूट फाइल किया तभी से अनसर्टेनिटी थी और देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। लेकिन ये तभी चैलेंज कर सकते हैं जब कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। 19 कहता है कि जब कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग आप क्लेम कर रहे हैं किसी पर्सन से या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोई सूट फाइल कर रहे हैं, तो ये फाइल होगा जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है कैरी ऑन बिजनेस या पर्सनल वर्क फॉर गेन है। सेक्शन 20 कहता है अदर सूट, मूवेबल प्रॉपर्टी और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन के अलावा अगर कोई दूसरा सूट अगर आप फाइल कर रहे हैं तो वो सारा गवर्न होता है सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 कहता है जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो किसी भी एक डिफेंडेंट के एरिया में सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट की परमिशन इस केस में ज़रूरी है, और जो भी अदर डिफेंडेंट्स हैं जो दूसरे एरिया में रिसाइड करते हैं उनके एरिया में भी जुरिडिक्शन है, लेकिन वो डिफेंडेंट अपनी कंसेंट दे देने चाहिए कि ठीक है ये इस मैटर को, ये सूट को इस डिफेंडेंट के जुरिडिक्शन में चलाया जा सकता है। तीसरा होता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्शली अराइज हुआ है। जब कॉर्पोरेशन की बात आती है, अगर आप कॉर्पोरेशन को सूट करें जिसके प्रिंसिपल ब्रांच भी है और प्रिंसिपल ऑफिस भी है और सबॉर्डिनेट ब्रांच भी है, तो प्रिंसिपल ऑफिस पे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच पे अराइज हुआ है तो वहाँ भी सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 16 to 20, दैट इज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब जो नेक्स्ट जुरिडिक्शन हमारे बचा है वो है जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। हर एक कोर्ट का एक सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होता है। जैसे कि क्रिमिनल सूट है तो वो फाइल होगा क्रिमिनल कोर्ट में, प्रोबेट से रिलेटेड मैटर है तो प्रोबेट कोर्ट में जाएगा। सो इसी तरह से सिविल का जो मैटर होता है, सिविल मैटर्स होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। तो अगर कोई कोर्ट जिसका कोई सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है और कोई डिक्री आ जाती है तो दैट डिक्री इज नल एंड वॉइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्शन एज टू जुरिडिक्शन जो कि सेक्शन 21 में है। हमने जनरल रूल पढ़ा था, फंडामेंटल रूल ये था कि अगर कोई डिग्री आती है जिसका जुरिडिक्शन नहीं है तो वो नल एंड वॉइड होती है, लेकिन ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के केस में हम आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि डिग्री नल एंड वॉइड है क्योंकि कोर्ट के पास पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, सिर्फ इसके बेसिस पे डिग्री को नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है तो डिग्री नल एंड वॉइड की जा सकती है आउटराइटली। अब क्या क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो जब भी आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड, तो एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट उसे अप्लाई एंटरटेन तब तक नहीं करेगी जब तक ये तीन कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। दैट ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, इट वाज टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट अ बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये तीनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए, तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी अपेलेट और रिविजनल कोर्ट ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को अलाउ करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सो ऑब्जेक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिडिक्शन की बात करें तो कोई भी कोर्ट एडजुडिकेट नहीं कर सकता ऐसा मैटर जिसका पास
सब्जेक्ट मैटर इन्हें उसे एंटरटेन करने का, तो वो डिक्री, अगर ऐसी कोई डिक्री आती है वो हमेशा नल एंड वॉइड होती है। सेक्शन 21 क्लॉज 3 कहता है कि जो ये सेक्शन के प्रोविजंस प्रिंसिपल्स हैं दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन प्रेसिडेंस। का मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो टेरिटोरियल या पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन से रिलेटेड, तो आप उसको अपील में भी कर सकते हो, आप उसको रिवीजन में भी कर सकते हो, और आप उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 3 जगह तो हमने चैलेंज कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या किसी डिक्री को जिसका पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, तो क्या उसे दूसरा सूट फाइल करके चैलेंज किया जा सकता है? तो इसके रिगार्ड में सेक्शन 21A ऐड हुआ था 1976 में, जिसकी हेडिंग है बार ऑफ सूट। ये क्या कहता है? इट ये कहता है कि it provides that no suit shall lie challenging the decree passed in a formal suit on any ground based on objection as to place of suit। ये सिर्फ place of suit की बात करता है, does not talk about the pecuniary jurisdiction। तो इसका मतलब ये है कि अगर place of suit नहीं है, मतलब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, और आपको डिक्री को चैलेंज करना है, तो आप दूसरा सूट फाइल करके नहीं कर सकते हैं उसे चैलेंज। ठीक है, तो ये प्रोविजन एक बेसिकली एम्बिगुअस है, डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्लेस ऑफ सूट की बात कर रहा है। लेजिस्लेचर ने अभी तक ऐसा कुछ अमेंडमेंट इसमें नहीं किया है कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के रिगार्ड में भी आप दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते, सिर्फ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की इसने बात की है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ केसेस, जो कि है सेक्शन 22 से 25 में। सेक्शन 22 बोलता है कि ट्रांसफर हो सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। ये कब होता है? जब सपोज दो से ज़्यादा कोर्ट है, दो या दो से ज़्यादा कोर्ट, और उन कोर्ट में जुरिडिक्शन आ रहा है किसी भी एक मैटर का, तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है? डिफेंडेंट बोल सकता है एप्लीकेशन लगा के कि भाई इस कोर्ट में मैटर ना चला के दूसरी कोर्ट में मैटर चलाएं। ठीक है, लेकिन किस स्टेज पे कर सकता है, किस कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगा सकता है, ये सेक्शन 22 में प्रोवाइडेड है। और ये कहता है कि आप एप्लीकेशन लगा सकते हो एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एंड एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे? तो अगर यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, कहाँ एप्लीकेशन लगेगी? सपोज ए एंड बी दो कोर्ट है, ए एंड बी दो कोर्ट है, और वो दोनों कोर्ट का सेम अपीलेट कोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उधर हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रांसफर की। ठीक है, दूसरी सिचुएशन होती है जब ए और बी सबॉर्डिनेट है डिफरेंट अपीलेट कोर्ट के, मतलब दोनों का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अलग अलग है लेकिन सेम हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे हम ट्रांसफर की। अगर वो सबॉर्डिनेट है डिफरेंट हाई कोर्ट में, मतलब स्टेट टू स्टेट मैटर हो गया ये, तो उस केस में यहाँ बोला कि हम एप्लीकेशन लगाएंगे उस कोर्ट में जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है मतलब जहां पर पहली बार वो सूट फाइल हुआ था, उस कोर्ट का हाई कोर्ट कौन सा है, उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा डिफेंडेंट ट्रांसफर की। हालांकि इसके रिगार्ड में एक केस लॉ है जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि 23 क्लैश करता है 25 से। 25 कहता है जब स्टेट दो स्टेट के बीच का मैटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ जाता है ट्रांसफर कराने का। तो सेक्शन 23 के इस वाले पॉइंट में और सेक्शन 25 में एक क्लैश है, जो कि एक केस आया था उसमें डिसाइड हुआ था। आगे देखते हैं हम उसे, जब तक 24 देखते हैं। 24 होता है ट्रांसफर एंड विड्रॉल बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एक बेसिकली दोनों कोर्ट्स की पावर है कि वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? स्यू मोटो भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर कोई भी सूट हो सकता है, अपील हो सकती है या फिर प्रोसीडिंग हो सकती है। ठीक है, इन तीनों चीजों को कोई भी कोर्ट ट्रांसफर करा सकती है। विड्रॉ भी कर सकती है, सूट को विड्रॉ करके खुद ट्राई कर लेगी, या फिर ट्रांसफर कर देगी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, या फिर रीट्रांसफर कर देगी सेम कोर्ट को। कोर्ट कैन रीट्राइड। अब बात आती है कि अगर अपने ट्रांसफर कर दी या आपने विड्रॉ कर ली, तो किसी स्टेट से दूसरी कोर्ट उसे एंटरटेन करेगी, तो जिस कोर्ट को आपने दी है वो या तो उसको रीट्राई कर लेगी, मतलब डी नोवो प्रोसीडिंग चला देगी, या फिर जिस पॉइंट से उसे ट्रांसफर की थी उसी पॉइंट से उसे कंटिन्यू कर देगी। यहाँ पर असिस्टेंट एंड एडिशनल जजेस शैल बी डीम टू बी सबॉर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दी है ट्रांसफर और विड्रॉल की। तो अगर एडिशनल और असिस्टेंट जजेस से भी अगर ट्रांसफर और विड्रॉ करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है।
अगर स्मॉल कॉजेज कोर्ट की बात आती है तो वहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैटर को, एंड द कोर्ट ट्राइंग सच सूट शेल बी डीम टू बी स्मॉल कॉज कोर्ट। जो भी कोर्ट से एंटरटेन करेगी वो स्मॉल कॉज कोर्ट मानी जाएगी। ट्रांसफ़र कैन ऑल्सो बी वेट फ्रॉम द कोर्ट हु हैज़ नो जुरिडिक्शन, वहाँ से भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आता है सेक्शन 25 जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होता है ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज, नो सू मोटो। हाई कोर्ट में सू मोटो भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में सिर्फ ओनली ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर किया जा सकता है। ये होता है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट ऑफ वन स्टेट टू अदर स्टेट, आप ट्रांसफर करा सकते हैं। एप्लीकेशन जब भी लगती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो एफिडेविट पे लगती है। कोर्ट वही डी नोवो प्रोसीडिंग चालू कर सकता है या फिर जिस पॉइंट से आपने छोड़ा था उस पॉइंट से उसको कंटिन्यू कर सकता है। If application is frivolous or vexatious, then Supreme Court can order compensation of 2000 rupees. अब लॉ क्या लगेगा आफ्टर ट्रांसफर? तो जो उस सूट पे ओरिजिनली इंस्टीट्यूट किया था, जब लॉ जो लग रहा था वही लॉ बाद में भी लगेगा। एक केस जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 23 और सेक्शन 25 का जो क्लैश था, सेक्शन 23 का क्या इशू था, वहाँ ये ऐड कर दिया था और कह दिया था कि सेक्शन 23 क्लॉज 3, जहाँ पे ये कह दिया था कि अगर आप ट्रांसफ़र करा रहे हो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट और जो दो कोर्ट हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में आते हैं, तो एप्लीकेशन उस कोर्ट में लगेगी, उस हाई कोर्ट में लगेगी जहाँ पर जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसका जो सुपीरियर हाई कोर्ट है वहाँ पर हम वो एप्लीकेशन लगाएंगे ट्रांसफ़र की। लेकिन जब स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र की बात आती तो सेक्शन 25 ऑपरेशन में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है ऐसे मैटर को ट्रांसफ़र करने की। तो दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 2008 के केस में यही बोला था, ये पैरा पढ़ लेना। यहाँ पे यही बोला था कि अगर स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र की बात आती है तो हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होता है ट्रांसफ़र करने का। ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास वेस्ट करती है और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मैटर को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस था 2008 का। ओके, एंड thank you so much for watching this. Do like, share and subscribe, and we'll come up with the other videos so soon. Thank you so much.